नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन पार्ट 16। पिछले क्लास में यानी सॉल्यूशन पार्ट 15 में हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ के बारे में। हमने हेनरीज लॉ को समझाया था, बताया था कि भाई हेनरीज लॉ क्या होते हैं। हमने हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने हेनरीज लॉ के लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। और आज की क्लास में यानी सॉल्यूशन पार्ट 16 में हम लोग टोटल 5 टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग समझेंगे वॉलेटिलिटी कि भाई वॉलेटिलिटी क्या होता है। हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे। उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर को समझेंगे कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। और वेपर प्रेशर पर बेस्ड एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉल्स लॉ। उसके बाद हम लोग रॉल्स लॉ को समझेंगे। रॉल्स लॉ के बाद आप ऐसे बोल सकते हो कि रॉल्स लॉ पर बेस्ड सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनआइडियल सॉल्यूशन। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग जो है हेनरीज लॉ यानी जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा और जो आज हम लोग कवर करेंगे दैट इज रॉल्स लॉ। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, हम लोग दोनों तरीके से यानी थ्योरेटिकली और ग्राफिकली हम लोग दोनों समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास का यानी सॉल्यूशन पार्ट 16 का ये हमारा आज का टारगेट है कि भाई हमने ये जो है 5 टॉपिक जो है अच्छे तरीके से कवर करना है, आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाए। सबसे पहले डिस्कस किया जाए वॉलेटिलिटी। ठीक है, देखिए ये जो चारों पांचों टॉपिक्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा वॉलेटिलिटी। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखा जाए भाई कि वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। वॉलेटिलिटी के बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वॉलेटिलिटी देखिए। दो तरह के लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड और दूसरा होता है आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड। समझिएगा ध्यान से, दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, एक होता है वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब बात आती है कि भाई वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है। ठीक है, देखिए वॉलेटिलिटी समझना पड़ेगा उसके लिए, है ना। वॉलेटाइल लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को समझने के लिए हमको जो है क्या समझना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी को समझना पड़ेगा। देखिए वॉलेटिलिटी क्या होता है, तो एक बार पढ़ो उसको आप कि वॉलेटिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एस्केप इन द वेपर स्टेट। यानी जो लिक्विड है, समझिएगा ध्यान से, लिक्विड जो है, ठीक है, लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, लिक्विड की क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है। कोई भी लिक्विड हो, है ना, कोई भी लिक्विड हो, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो जो है एस्केप करना चाहता है ना, वो गैप होना चाहता है, वो स्केप होना चाहता है। और कहाँ पे, किस स्टेट में, तो वेपर में स्केप होना चाहता है। इसको आप ऐसे बोलो कि भाई कोई भी लिक्विड जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी होती है लिक्विड की, इसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी। फिर से वॉलेटिलिटी क्या होता है, तो वॉलेटिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एस्केप इन द वेपर स्टेट। मतलब वो वेपर में जाना चाहता है, वो वेपर में अपने आप को, मतलब लिक्विड से वो वेपर में बनना चाहता, सिंपल सी बात है। ठीक है, वेपर फॉर्म पे, वेपर स्टेट में वो जाना चाहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी। अच्छा, वॉलेटिलिटी के बेसिस पर या वॉलेटिलिटी के बेसिस पर हम लोग जो है लिक्विड को दो भागों में क्लासिफाई क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वॉलेटाइल लिक्विड, दूसरा होता है आपका नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। जो उड़ जाए यानी जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, और जो वेपर में कन्वर्ट ना हो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। याद रखिएगा, वॉलेटिलिटी के बेसिस पर दो तरह के लिक्विड्स होते हैं या लिक्विड को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका वॉलेटाइल लिक्विड, दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। तो सिंपल समझो आप, सिंपल तरीके से कि जो इवोपरेट होना चाहता है, ठीक है, जो इवोपरेट होना चाहता है यानी वैसा लिक्विड जो इवोपरेट होना चाहता है, मतलब सिंपल समझ लो कि वांट टू इवोपरेट, जो इवोपरेट होना चाहता है कि भाई वो उड़ जाए, मतलब उड़ना चाहता है वो। ठीक है, वो हो गया वॉलेटाइल। ठीक है, और जो नहीं उड़ पाता है, जो इवोपरेट होना नहीं चाहता है, ठीक है, डू नॉट इवोपरेट। ठीक है, डू नॉट इवोपरेट, जो इवोपरेट नहीं होना चाहता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स कि भाई कौन कौन से हैं वैसे लिक्विड जो वॉलेटाइल है, ठीक है, और कौन कौन से वैसे हैं जो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो देखिए वॉलेटाइल में, ठीक है, किसमें, वॉलेटाइल में आपको याद रखने हैं कि भाई कौन वॉलेटाइल होते हैं। तो मेनली जो वॉलेटाइल में हो जाता है, ठीक है, मेनली वॉलेटाइल में क्या क्या आ जाता है, यानी वॉलेटाइल लिक्विड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो होता है इसमें तो सबसे पहले भाई वाटर का नाम आ जाएगा, वाटर यानी पानी, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका मिथनॉल, है ना, मिथनॉल, और मिथनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज CH3OH, है ना, ये हो गया हमारा मिथनॉल। फिर ले लो एग्जांपल इथेनॉल का, है ना, इथेनॉल का एग्जांपल ले लो आप, ETHANOL, इथेनॉल, दैट इज C2H5OH। तो ये सब जो है ना लिक्विड्स, ये आसानी से इवोपरेट होना चाहते हैं, आसानी से इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देख लो, जैसे हो गया बेंजीन, हो गया आपका टोल्यून, हो गया, है ना, बेंजीन का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H6, टोल्यून हो गया। तो ये सब जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ये जो है आसानी से, ठीक है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर इसको ऐसे बोलो कि ये जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, ये जो लिक्विड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इवोपरेट, आसानी से इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वोल्टाइल आपने समझ लिया, वॉलेटिलिटी भी आपने समझ लिया कि भाई एक टेंडेंसी होती है लिक्विड की, वो एस्केप होना चाहता है किसमें, वेपर स्टेट में। और वॉलेटिलिटी के आधार पे हम लोग दो तरीके से लिक्विड को क्लासिफाई करते हैं, एक होता है वोल्टाइल, दूसरा नॉन वोल्टाइल। जो इवोपरेट होना चाहता है वो हो गया वॉलेटाइल, जो नहीं होना चाहता वो नॉन वोलेटाइल। हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई नॉन वोलेटाइल का कौन कौन सा एग्जाम्पल। तो नॉन वॉलेटाइल के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया आपका ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, यूरिया, है ना, यूरिया, ठीक है, यूरिया हो गया आपका, जैसे सुक्रोस हो गया, है ना। ये सब जो है ये आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं, ये इवोपरेट, इजिली इवोपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। खैर, ये तो हो गई बात वॉलेटिलिटी की, ठीक है। लेकिन हम लोग उन लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग जो है उन लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे जो वॉलेटाइल हैं, जो वॉलेटाइल हैं। वो अलग बात है कि कुछ ज्यादा वॉलेटाइल है, कुछ कम वॉलेटाइल है, लेकिन हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि आज की क्लास में हम लोग उन सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें लिक्विड भी, जो सॉल्यूट हो वो भी लिक्विड हो, और जो सॉल्वेंट हो वो भी क्या हो, लिक्विड हो। यानी आज की क्लास में हम लोग लील के बारे में बात करने वाले हैं, यानी लील यानी लिक्विड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी हमारा क्या हो, लिक्विड हो। यानी आज हम लोग लील के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल ओके यहां तक, ठीक है। अभी देखो, तो कुछ जो होते हैं वो मोस्ट वॉलेटाइल होते हैं, वो तुरंत उड़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो उड़ते हैं, यानी वो इवोपरेट होते हैं, वो वेपर स्टेट में स्केप होते हैं, लेकिन धीरे धीरे होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग केवल वॉलेटाइल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मोस्ट वॉलेटाइल कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल हो गया आपका, एसीटोन हो गया, है ना, इथाइल एसीटेट हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ऑल ओके। अच्छा, और आपका स्लाइटली वोलेटाइल, ठीक है, यानी वोलेटाइल होंगे लेकिन कम वोलेटाइल होंगे, तो उसके एग्जांपल हो गया लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होंगे आपके, ये वोलेटाइल होंगे लेकिन थोड़ा कम होंगे, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। ऑल ओके ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई कैसे, कौन सा हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा नॉन वोलेटाइल है ना, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रश्न होता है कि अगर इवोपरेट होता है तो कहां से इवोपरेट होता है, बीच से होता है, नीचे से होता है कि ऊपर से होता है, कहां से इवोपरेट होना स्टार्ट होता है ना। बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया कि भाई वॉलेटिलिटी क्या होती है, तो टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एस्केप इन वेपर स्टेट, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। और दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, जो एस्केप हो जाए वेपर स्टेट में, ठीक है, या जो आसानी से इवोपरेट हो जाए वो वॉलेटाइल, जो नहीं हो वो नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। और हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे लिल के बारे में, लिल यानी लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड में एक हो, हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, एक जो तुरंत आपका स्केप हो जाए और एक जो हो थोड़ा धीरे स्केप हो, है ना। अब बात आती है कि कैसे हम लोग पता करें भाई कौन सा वोलेटाइल है, कौन सा वोलेटाइल नहीं है,
है ना, या कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, कौन सा कम वोलेटाइल है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी अगर आपको समझना है, ठीक है, अगर आपको वॉलेटिलिटी समझना है तो आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहां पे देखिए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, तो वो आसानी से उड़ जाएगा, आसानी से वो इवोपरेट हो जाएगा। और जब आसानी से इवोपरेट हो गया तो बोलेंगे भैया कि वो मोस्ट वॉलेटाइल है। ठीक है, अगर उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग है, तब वो तो भाई पकड़ के रखेगा, वो कैसे उड़ेगा, है कि नहीं। तो उसको बोलेंगे भाई वो क्या है, स्लाइटली वॉलेटाइल है। उसको आप बोलोगे भैया वो उड़ेगा ही नहीं, यानी वो नॉन वॉलेटाइल, उसको आप सिंपली बोल दो, है ना। तो आपका जो वॉलेटिलिटी होता है, ठीक है, जो आपका वॉलेटिलिटी होता है, ये जो है ट्रूली डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। याद रखिएगा किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, ठीक है, तो वॉलेटिलिटी जो है आपका, वॉलाटिलिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है ना। देखिए स्पेलिंग थोड़ा फॉल्ट हो गया, वॉलाटिलिटी, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये आपका ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, तो जो वी है आपका वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो वॉलेटिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इसको आप समझ लो कि जो वॉलेटिलिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा ट्रिक है। फिर से, जो वी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ के। एफ यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वॉलेटिलिटी कम, है ना। तो उम्मीद है आपको इसका आइडिया लग गया होगा। तो वॉलेटिलिटी यानी मोस्ट वोलेटाइल है, यानी उसका फोर्स कम है, फोर्स ज्यादा तो वॉलेटिलिटी कम। ठीक है, तो हमने वॉलेटिलिटी समझ लिया कि भाई वॉलेटिलिटी क्या होता है ना। तो और दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, और हम लोग जो है मेनली लील के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे सॉल्यूट भी आपका लिक्विड हो और सॉल्वेंट हो वो भी क्या हो, लिक्विड हो। चलिए यहां तक तो हमने समझ लिया। अब देखा जाए कि भाई इवोपरेट हो रहा है ना, इवोपरेट होगा, वेपोराइज होगा, लेकिन कहां से होगा, कैसे होगा, है ना, वो थोड़ा डिस्कस किया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक ओपन कंटेनर लिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा कंटेनर है, तो ये आपका ओपन कंटेनर है। फील करिएगा, समझिएगा, ये जो हमारे पास है ये क्या है, हमारा ओपन कंटेनर है। और ये जो है आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके पार्टिकल्स है। इसको ऐसे समझ लो कि ये जो हो गया आपका सॉल्यूट हो गया, और ये जो हो गया आपका ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि, और मतलब ये जो है आपका एक ओपन कंटेनर, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन हो गया वो सॉल्यूट हो गया, और ये जो पोर्शन हो गया उसके अलावा ये सब क्या हो गया, आपके सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो अभी हमने जो कंटेनर लिया हुआ है, अभी हमने जो कंटेनर लिया हुआ है वो आपका ओपन कंटेनर है ना। वो कैसा कंटेनर है, आपका ओपन कंटेनर है। और लोग के यहां तक अच्छा, तो मान लो, ठीक है, मान लो कि भाई ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोल के इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई पूरा एक आपका सॉल्यूशन है ना। और सॉल्यूशन में ये आपके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये जो है आपके क्या है, ये सब सारे आपके पार्टिकल्स है। ये मान लो आप कि ये सब जो हो गए आपके पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे। इसको आप ऐसे समझो, ये समझ आएगा आपको कि भाई ये क्या हो गए, आपके ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हो गए। और लोग के ना, अच्छा अभी यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो, अबे जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, या आप इसको ऐसे बोलो कि जो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, जो क्या हो गए, आपके मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो है आपका ये सरफेस है ना, ये क्या हो गया आपका, ये सरफेस हो गया, है ना। यहाँ पे देखो कि इवोपरेशन जो है वो सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली हमने डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है कि जो इवोपरेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, इवोपरेशन आपका वो सरफेस से इवोपरेट हो रहा है। देखिए फिर से एक बार, ये जो है हमारा एक ओपन कंटेनर है ना, ये हमारा क्या है, एक हमारा ओपन कंटेनर है। ठीक है, और ये जो है आपके पार्टिकल्स हो गए, इसको आप मॉलिक्यूल्स बोल दो। ठीक है, ये सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है। और लोग के ना, अच्छा
अभी देखो, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो इवोपरेशन हो रहा है, यानी जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से? सरफेस से। तो पहला पॉइंट आता है कि भाई सरफेस से ही, ठीक है, सरफेस से ही इवोपरेशन क्यों होता है? सबसे पहला प्रश्न आता है कि सरफेस से ही इवोपरेशन क्यों होता है? ठीक है, आपका नीचे से या बीच से इवोपरेशन क्यों नहीं होता? यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर स्टेट में जाना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी है वो वेपोराइज होना चाहते हैं, लेकिन वो सरफेस से ही क्यों होते हैं? सबसे पहला प्रश्न आता है ये। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, सरफेस पर जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन पर केवल एक ही फोर्स लगता है, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स। इन पर केवल नीचे की तरफ ही एक ही फोर्स लग रहा है। खुद सोचो, फील करो कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पे केवल नीचे की तरफ ही क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। यानी जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पर केवल डाउनवर्ड फोर्स ही लग रहा है, केवल इन पर नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है। आ रही बात समझ? अच्छा, अब जब डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है यानी केवल नीचे की तरफ ही इन पर फोर्स लग रहा है कि नहीं? केवल इन पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब इसकी बात करो, इस वाले बंदे की बात करो, सॉरी नॉट बंदा, इस वाले मॉलिक्यूल की आप बात करो। तो इस वाले मॉलिक्यूल पर देखो, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लगेगा, ऊपर से भी लग रहा है, और भैया नीचे वाला भी लगा रहा है। यानी इस वाले पे, यानी जो बल्क मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे मान लेते भैया बल्क है, यानी जो बल्क वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पर जो फोर्स लग रहा है वो चारों तरफ से लग रहा है, यानी ऑल अराउंड फोर्स इस पर लग रहा है, इस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? अब खुद सोचो, ये तो बेचारा जो बल्क मॉलिक्यूल है वो पूरा बंधा हुआ है कि नहीं? ये तो बंधा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका निकलना तो नामुमकिन है, ये तो निकलेगा नहीं। तो कौन आसानी से निकल पाएगा? तो भाई सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन पे जो फोर्स लग रहा है केवल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इनका जो फोर्स है, इन पे जो फोर्स लग रहा है वो काफी मिनिमम है ना, मिनिमम काफी इस पर फोर्स लग रहा है ना, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो काफी मिनिमम फोर्स लग रहा है, या लेसर फोर्स इस पर काफी कम फोर्स लग रहा है, या ये कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब कम फोर्स होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो ये क्या होगा, आसानी से ये इवोपरेट हो जाएगा, है कि नहीं? ये जो है क्या होगा, आसानी से इवोपरेट हो जाएगा। ऑल ओके ना? अच्छा, उसके बाद इस बंदे पर आ जाओ, यानी बल्क मॉलिक्यूल वाले पे आ जाओ। तो बल्क मॉलिक्यूल में क्या है? ठीक है, इस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है कि नहीं? ये जो मॉलिक्यूल हो गया, इस पर ऊपर से भी, नीचे से भी, इस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। अब जब फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी फोर्स जब ज्यादा है ना, जब फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि भाई इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी यहाँ पे फोर्स क्या है, ज्यादा है ना। इस वाले में फोर्स क्या था, काफी कम था। इस वाले में फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन किस वाले में, यानी बल्क मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बल्क मॉलिक्यूल की। और ये कौन सा मॉलिक्यूल था, ये सरफेस मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका बल्क मॉलिक्यूल हो गया, इस पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा है। और जब फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि भाई ये उड़ेगा नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी कम होगी, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी काफी कम होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि भाई जब भी इवोपरेट होगा तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, तो सरफेस मॉलिक्यूल होगा। और इवोपरेट होना यानी वेपर स्टेट में जाना लिक्विड की टेंडेंसी होती है ना। लिक्विड की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। और ये जो टेंडेंसी होती है किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो टेंडेंसी होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और लोग ना, अच्छा, और कौन जल्दी इवोपरेट होता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई आपका जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो जल्दी इवोपरेट होगा। क्यों? क्योंकि उस पर केवल नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है यानी फोर्स कम लग रहा है, फोर्स कम तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। चलिए, ये तो हो गई बात, है कि नहीं? ये किसकी बात हो गई, तो ये ओपन कंटेनर की बात हो गई। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये खुला है एकदम, ये जो कंटेनर है आपका खुल्लम खुल्ला है, यानी ये ओपन कंटेनर है एकदम ये, लेकिन ये जो कंटेनर है आपका क्या है, ओपन है। अब क्या किया जाए भाई, इसको बंद कर दिया जाए, है कि नहीं? अब क्या किया जाए कि इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी अब हमने ऊपर से ढक दिया उसको। यानी हमने अब जो कंटेनर ले रखा है, वो जो कंटेनर है वो हमारा क्लोज कंटेनर है, यानी हमने उसको ढक दिया ऊपर से। ठीक है, फील करो आप, देखो यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ से ग्लास का एक पैनल लगा दिया, हमने उसको ढक दिया, समझ लो, मतलब उसको क्लोज कर दिया, ये समझ लो आप। ठीक है, ये क्या था, सरफेस था। और इस सरफेस से क्या हो रहा था, आपका वेपोराइज हो रहा था, यानी सरफेस से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे ओपन कंटेनर होता तो भाई सब उड़ जाता है ना, धीरे धीरे लिक्विड आपका खत्म हो जाता, सब लिक्विड धीरे धीरे उड़ जाता है कि नहीं, गायब हो जाता। ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बंद कर दिया गया है, आपका जो है क्लोज कंटेनर ले लिया गया है कि नहीं, यहाँ जो है आपका जो कंटेनर लिया गया है वो कैसा कंटेनर है, वो क्लोज कंटेनर है। तो क्या होगा भाई, जब क्लोज कंटेनर ले लिया गया तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से क्या होगा, इवोपरेट भी होगा, है ना, यहाँ से क्या होगा आपका, इवोपरेट भी होगा। और ऊपर से जो है आपका, ठीक है, इवोपरेट तो होगा लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ साथ होगा, यानी यहाँ पे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्लोज कंटेनर में क्या होगा, फिर से देखिए, ओपन कंटेनर में केवल इवोपरेशन हो रहा था, ये जो कंटेनर था इसमें केवल इवोपरेशन हो रहा था, ओपन कंटेनर में केवल क्या हो रहा था, इवोपरेशन हो रहा था। ठीक है। लेकिन इस कंटेनर की बात करो, यानी ये वाला कंटेनर क्लोज कंटेनर, यानी यहाँ पे दोनों प्रोसेस होगा, यानी यहाँ पे इवोपरेशन भी होगा और यहाँ पे आपका कंडेंसेशन भी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे जो है आपका क्लोज कंटेनर है। और लोग के ना, यहाँ तक क्या है आपका क्लोज कंटेनर है, यानी यहाँ पे दोनों प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, एक तो इवोपरेशन हो ही रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे उसको हमने ऊपर से बंद कर दिया तो यहाँ पे कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट हो गया। और आपको पता होगा ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में। इवोपरेशन और कंडेंसेशन जो होता है एक दूसरे का कौन सा प्रोसेस होता है, तो रिवर्स प्रोसेस होता है। फिर से कौन सा प्रोसेस, तो रिवर्स प्रोसेस। इवोपरेशन में क्या होता है, आपका जो लिक्विड है ना, इवोपरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड है आपका वो वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि लिक्विड जो होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस जो होता है वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमने क्लोज कंटेनर लिया तो ये जो आपके जो मॉलिक्यूल्स थे, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स थे, ये तो वेपोराइज हो रहे थे, इवेपोरेट हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि बंद है दरवाजा, यहाँ से दरवाजा हमने बंद कर दिया तो कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया आपका, कंडेंसेशन भी है, जो आपका कंडेंसेशन भी क्या हो गया आपका, स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो एक ऐसा स्टेज आएगा, है ना, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले में क्या हो रहा था, सरफेस से क्या हो रहा था, इवोपरेशन हो रहा था, यानी सर आपका जो लिक्विड था, ठीक है, जो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था, यानी ये केस वन था। ठीक है, लेकिन किस केस में, क्लोज्ड वेसल की बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो क्लोज्ड वेसल्स की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, केस टू में क्या हो रहा है आपका, ये तो आपका देखो, ये भी केस वन ही है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पूरी तरह से धीरे धीरे जो है आपके क्या हो रहे हैं, इवोपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे, यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है जो धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, इवोपरेट होना शुरू कर दिए है। अच्छा, जब इवोपरेशन हो गया, ठीक है, जब इवोपरेशन हो गया, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इससे टकराएंगे, है कि नहीं। अब देखिए, अब समझिएगा बात को कि जैसे हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई ठीक है कंडेंसेशन होगा, ठीक है, हमने आपको बता दिया कि भाई कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे, है कि नहीं, क्यों वापस आएगा। देखिए, पहले इसके पास यानी ओपन स्टेट में इसके पास रास्ता था कि भाई ये निकल जा रहा था, इसके पास ओपन रास्ता था, फ्रीडम था इसके पास कि भाई किधर भी निकल जाओ, इधर भी निकल जाए, इधर भी निकल जाए, इसके पास रास्ता था। लेकिन क्योंकि जैसे ही हमने क्लोज लिया, है कि नहीं, जैसे ही हमने क्लोज लिया तो धीरे धीरे इवोपरेशन स्टार्ट हुआ, पहले एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है ना, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगे, यानी यहाँ पे जो इवोपरेशन का जो रेट है वो बढ़ गया। धीरे धीरे ऑब्वियस है कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, है ना, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, इससे टकराएंगे। ये जो आपका क्लोज वेसल था, है ना, ये जो क्लोज वेसल था इससे क्या होंगे आपके, ये टकराएंगे। अब टकराएगा तो क्या होगा, खुद सोचो आप, टकराएगा तो भैया वापस आ जाएगा, है ना। तो टकरा के ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो, ठीक है, देखो कैसे, ये भी थोड़ा फील करो आप। अभी जो है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी इनके पास कहीं ना कहीं इनके पास क्या है, एनर्जी है ना। अच्छा, कौन सा एनर्जी है, तो भैया इनके पास काइनेटिक एनर्जी है ना। फील करिए बात को, इनके पास कौन सा एनर्जी है, तो इनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे टकराया, यानी क्लोज वेसल का जो आप इसको बोलोगे जो अपर केस था उससे टकराया, तो भाई इसका एनर्जी हो गया डाउन। और जब एनर्जी हो गया डाउन तो वापस क्या होगा, वो जो है नीचे आना चाहेगा, यानी वो जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना वापस से चाहेगा। ठीक है, क्यों, ऐसा भी क्यों, तो फील करो आप, समझो बात को। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है,
कुछ भी होता है, वो ऑब्जेक्ट से अच्छा पार्टिकल ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, वो जो है स्टेबल होना चाहता है, वो स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल वो तभी होगा जब वो अपना एनर्जी लूज करेगा। अरे बात समझो, जब वो अपना एनर्जी लूज करेगा तभी वो क्या होगा, स्टेबल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फील करो आप, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि मान लो कि आपके पास इस तरह का एक ग्लास बॉल है और यहाँ पे आपने किसी तरीके से यहाँ पे एक आपने बॉल को प्लेस कर दिया, तो ये जो बॉल है आपका ये स्टेबल स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि इसके पास सबसे कम एनर्जी है, यानी ये लोअर, इसके पास लो एनर्जी है। लेकिन जैसे इस बॉल को आप यहाँ पे ले जाओगे, किसी तरीके से आप इसको यहाँ पे रोकोगे, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लेते आया, आपने किसी तरीके से आपने इसको वहां पे लाया, ठीक है, तो अब जो है इसके पास एनर्जी तो आ गया, मान लो कि इसको आपने एनर्जी प्रोवाइड किया और ये यहाँ पे छलांग मार के आ गया, यानी अब ये जो है ना ये अनस्टेबल फॉर्म पे आ गया। पहले वो आराम से था, स्टेबल फॉर्म पे था, लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिला, है कि नहीं, यानी अनस्टेबल है, यानी उसके पास एनर्जी ज्यादा मिल गया, उसको एनर्जी मिल गया है, लेकिन वापस से वो क्या आना चाहेगा, वापस से जो अपने वो स्टेबल आना चाहेगा, यानी वापस से वो अपना एनर्जी लूज करना चाहेगा, एनर्जी लूज करके वो स्टेबल बनना चाहेगा, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे भाई जो पार्टिकल्स थे उनके पास इवेपोरेट होने लगे, यानी काइनेटिक एनर्जी आ गया उनके पास, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से टकराएंगे वो धीरे धीरे जो है ना लिक्विड फॉर्म पे, यानी वो स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, जो उनका जो नेचुरल स्टेट था, है ना, जो उनका नेचुरल स्टेट था उस स्टेट में वो आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सारी बात समझ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो समझिएगा ध्यान से, कंडेंसेशन कैसे होता है, क्या होता है एंड कब होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कंडेंसेशन क्या होता है एंड इवेपोरेशन क्या होता है। तो कंडेंसेशन तभी होगा जब सारे जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूशन के, वो जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि केवल क्लोज्ड वेसल में ही कंडेंसेशन होगा, ओपन वेसल्स में केवल क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। एक सिंपल सा ट्रिक है, ओपन वेसल्स में केवल क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। और क्लोज्ड वेसल में क्या होता है आपका, दोनों होता है, इवेपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया ओपन वेसल में, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको फील आएगा, समझ आएगा कि ओपन वेसल में, है ना, ओपन वेसल्स में जो लिक्विड होता है वो अपना वेट जो है वो लॉस करता है, धीरे धीरे भाई खत्म हो रहा है ना, वो उड़ जा रहा है, उड़ जा रहा है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपना जो वेट है वो अपना लॉस करता है, यानी ओपन वेसल में लिक्विड लूजेस देयर वेट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, लिक्विड लूजेस देयर वेट, वो अपना धीरे धीरे जो वेट होता है वो कम कर रहा है, क्योंकि उड़ रहा है ना, पानी ओपन है। जबकि आपका इसमें क्या बोलते हैं, क्लोज वेसल में, क्लोज वेसल में क्या होगा, फील करो आप, क्लोज वेसल में आपका दोनों प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका लॉस नहीं हो रहा है, यानी जो लिक्विड है वो अपना वेट लूज नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, क्लोज वेसल में लिक्विड डू नॉट लूजेज, है ना, डू नॉट लूजेज इट्स वेट, अपना वो क्योंकि लिक्विड जा ही नहीं रहा है बाहर, ठीक है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वापस लिक्विड में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वापस लिक्विड में, मतलब दोनों हो रहा है साथ में, कंडेंसेशन भी हो रहा है और साथ साथ इवोपरेशन भी हो रहा है, ठीक है। लिक्विड डू नॉट लूजेज इट्स वेट, ठीक है। और कंडेंसेशन कैसे होता है ये भी हमने आपको समझा दिया, आपको फील करा दिया, है ना। अब देखिए, अब एक ऐसा स्टेट आएगा, ठीक है, अब क्या आएगा, एक ऐसा स्टेट आएगा, ठीक है, अब क्या आएगा, एक ऐसा स्टेट आएगा जिसमें जिसमें क्या होगा भैया, आपका दोनों, यानी दोनों का जो रेट होगा, यानी कंडेंसेशन का रेट और इवोपरेशन का रेट, दोनों का जो रेट होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे, ठीक है, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे सरफेस से जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी जो रेट ऑफ इवोपरेशन हो रहा था, रेट ऑफ ई लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इवोपरेशन, और ऊपर से यानी वेपर से जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, यानी पहले सरफेस से वेपर में गया, ठीक है, सरफेस से वेपर में गया, ठीक है। तो कैसे गया, इसके पास क्या आ गया, एनर्जी, इसका एनर्जी इसके पास था, ठीक है, टकराया, अब यहां से एनर्जी, तो एनर्जी जब इसका बढ़ गया यानी वो अनस्टेबल हो गया, ऐसे समझो कि वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब यहां से वो टकराया तो एनर्जी अपना लूज कर दिया, अब एनर्जी लूज कर दिया तो वापस वो किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, है ना, यानी एक तरह से वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टेबल से अनस्टेबल, ठीक है, ये ऐसे आपको भी समझ आ सकता है। चलिए, तो यानी दोनों का अगर रेट बराबर आ जाता है, यानी सरफेस से वेपर में
यानी इवोपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट, अगर दोनों का रेट बराबर है, ठीक है, अगर दोनों का रेट जो क्या है बराबर है, यानी रेट ऑफ इवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, जितना आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, जितना ऊपर उतना नीचे, फिर से जितना ऊपर उतना नीचे, यानी अगर आपका ई और सी बराबर है यानी अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर आपका क्या है बराबर है, ठीक है, तब जो है वेपर जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तब जो है क्या करेगा, वेपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लिक्विड सरफेस पर, लिक्विड सरफेस पर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वो जो प्रेशर कहलाएगा उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। इसको आप ऐसे भी फील करो, वेपर जो लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, वेपर जो लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ये तभी होगा जब इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, जब किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम, यानी जब भी आपका ई और सी का रेट जब भी क्या होगा बराबर होगा, फिर से जब भी ई और सी का रेट बराबर होगा तभी ऐसा होगा। तब क्या होगा, तब जो वेपर है वो क्या करेगा, लिक्विड पर, लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। इसको डिफाइन कर लिया जाए कि भाई क्या होता है, तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई अगर ये दोनों बराबर है यानी ई और सी बराबर है, यानी यहाँ पे लोग लिख सकते हैं इन दिस स्टेट, है ना, इन दिस क्या चीज स्टेट, कौन सा स्टेट है कि जब ई और सी बराबर हो जाए तो प्रेशर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वेपर कहाँ पे, एबव लिक्विड सरफेस, एबव लिक्विड सरफेस, यानी यहां से ये देखो, ये लिक्विड सरफेस अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लिक्विड सरफेस है, ठीक है, प्रेशर ऑफ वेपर एबव लिक्विड सरफेस, है ना, प्रेशर ऑफ वेपर एबव लिक्विड क्या चीज सरफेस, ठीक है, प्रेशर ऑफ वेपर एबव लिक्विड क्या चीज सरफेस इज कॉल्ड, क्या उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, या उसको ऐसे बोलो कि जो आपका जो वेपर का, वेपर जो है वो लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ो आप एक बार, क्या इसका डेफिनेशन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस स्टेट ऑफ सबस्टेंस when it is in equilibrium with solid और लिक्विड फेज एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग सॉलिड फेज की बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल लिक्विड ही लिक्विड लेते हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि हम लोग लील के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम लोग लिक्विड इन लिक्विड के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपका, जब भी क्या हो, आपका ई और सी का रेट बराबर हो, है ना, जब भी इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो, ठीक है, तो वेपर जो लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहाँ से आपको नाम से भी क्लियर हो जाएगा, वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अब कहाँ पे एक्सर्ट करेगा, नीचे क्या है, सरफेस पर क्या है, लिक्विड ही ना है, तो वेपर जो लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, लेकिन इक्विलिब्रियम में, ये ध्यान देना है, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तब देखना है आपको। चलिए, ये तो हो गई बात वेपर प्रेशर की। अब बात करते हैं कि भाई किन किन फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, या आप ऐसे बोलो कि वेपर प्रेशर जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला किस पर डिपेंड करेगा, तो वॉलेटिलिटी पे, सबसे पहला जो है किस पर डिपेंड करेगा, तो आपको बताना है कि भाई वॉलेटिलिटी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अच्छा, अब वॉलेटिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ये हमने आपको बता रखा है कि जो वॉलेटिलिटी होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में, क्या बोल सकते हैं कि अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, है ना, अगर वॉलेटिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई आसानी से उड़ रहा है कि नहीं, तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वॉलेटिलिटी आपका कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ये भी आपका कम होगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर तो वॉलेटिलिटी पे तो डिपेंड करता ही है। अगर इस तरह का रिलेशन आ जाए कि भाई किस प्रकार से रिलेटेड है, यानी वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रिलेशन है, ये इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बताओगे कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कैसे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फील करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो भाई वो उड़ नहीं पाएगा,
है कि नहीं? वो क्या होगा, उड़ नहीं पाएगा, यानी उसकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। और वॉलेटिलिटी अगर कम हो जाएगी, है कि नहीं, वो उड़ नहीं पाएगा। मतलब अगर जो मॉलिक्यूल्स हो गए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसकी वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, अगर फोर्स ज्यादा तो वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली क्या चाहिए, कम। अब वॉलेटिलिटी कम तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका वेपर प्रेशर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो वो एकदम कम हो गया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ गया, और जब वॉलेटिलिटी बढ़ गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो एक तो हो गया पॉइंट कि भाई वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, वॉलेटिलिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको जो है हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको समझाते हैं, तो आपको बेहतर फील आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास C2H5OH है। ठीक है, C2H5OH को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, है ना। C2H5OH को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, देखिए इनका चेहरा ध्यान में रखिएगा, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, रॉल्स लॉ के बारे में, तब इनका नाम आएगा। ठीक है, इन्होंने एक रूल लॉ दिया था 1886 में। ठीक है, हम थोड़ी देर में इनको डिस्कस करते हैं, इस लॉ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से वॉलेटिलिटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई फोर्स अगर बढ़ेगा, फोर्स अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। फिर से फोर्स बढ़ेगा, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। ठीक है, फोर्स कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। एक सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना। अच्छा, और एक और, अगर फोर्स ज्यादा है तो वॉलेटिलिटी, जो वॉलेटिलिटी है आपका, है ना, और फोर्स ज्यादा है तो भाई कैसे उड़ पाएगा, एकदम नहीं उड़ पाएगा, यानी वॉलेटिलिटी कम, है कि नहीं। वॉलेटिलिटी क्या चीज, कम। और जब वॉलेटिलिटी कम होगा तो ऑब्वियस है कि भाई वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आपका कम होगा। फोर्स अगर कम तो भाई आसानी से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ पाएंगे, वो वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे, यानी वॉलेटिलिटी ज्यादा। और जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि भाई वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। चलिए, ये तो हो गई बात। कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया C2H5OH, है ना। एक और ले लेते हैं हम लोग, जिसे मान लो कि CH2OH और CH2OH, है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। और इसको हमने आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा रखा है कि भाई ग्लाइकोल क्या होता है। ठीक है, और एक होता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल भी हमने आपको पढ़ा रखा है बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, ये होता है कि आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये सब हमने जो है आपको बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, ये क्या है, आपका इथेनॉल है। ये क्या है, आपका ग्लाइकॉल है ना, ये है आपका ग्लाइकोल। और ये जो है आपका, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। और लोग के ना, अभी देखो आप फील करो, आप थोड़ा कहाँ पे देखो, तीनों में तो, तीनों में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन आपको देखना है कि भाई सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे है। तो सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका इसमें है, ग्लिसरॉल में है। सबसे अधिक जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कहाँ पे है, यानी सबसे अधिक जो फोर्स है, सबसे अधिक फोर्स कहाँ पे है, ग्लिसरॉल में है। और जब फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। याद रखिएगा, अगर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। सबसे अधिक जो है, सॉरी, सबसे कम जो है फोर्स इसमें है। ठीक है, सबसे कम जो फोर्स है वो यहाँ पे है। और जब फोर्स कम है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। वॉलेटिलिटी कम तो वेपर प्रेशर कम। और वॉलेटिलिटी और फोर्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वेपर प्रेशर का आइडिया लग गया होगा। और किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी पे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, या इसको आप बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है, चलिए सेकंड क्या, तो सेकंड जो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड क्या भैया, तो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, ये डिस्कस कर लिया जाए, है कि नहीं, कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, है ना, फील करो आप, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्स जो है उसके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखो यहाँ पे, अगर आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगा तो जो स्पेस है, ठीक है, वो स्पेस क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, ठीक है। और आप स्पेस को यहाँ पे इग्नोर करो, छोड़ो स्पेस को, अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे समझ लो आप, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। और जब फोर्स ही कम हो गया, है कि नहीं, जब फोर्स कम हो गया तो ऑब्वियस है कि जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, है कि नहीं। अब जब ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस है आपका कि भाई ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, तो ये दोनों जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर मान लो कि घट गया, है ना, टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, घट गया। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। कैसे होता है तो आप समझा सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया, है कि नहीं, तो वो ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, और जब वॉलेटाइल ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझा सकते हो। चलिए, ये तो दो पॉइंट हो गए कि भाई दो चीजों पर डिपेंड करता है, वॉलिडिटी पर डिपेंड करता है एंड आपका डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो दोनों हमने डिस्कस कर लिया और लोग के यहाँ तक। अच्छा, अब बात आती है कि भाई और किस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट है, अच्छा ये तो होगी, मान लो कि डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है आपका, ठीक है, शेप और साइज, कंटेनर का शेप आपने कैसा लिया है, ठीक है, यानी ये जो कंटेनर हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्लोज कंटेनर, इसका शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। यानी आपको याद रखना है कि भाई इसको जो है केवल मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, केवल इसको मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसको शेप साइज कंटेनर कैसा है कैसा नहीं है इसको कोई मतलब नहीं है। इसको एक ही चीज से मतलब है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है कि ज्यादा है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपका कम होगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वॉलिडिटी भी कम, है कि नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो वॉलिडिटी ज्यादा होगी, अब वॉलिडिटी ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है। चलिए, ये सब तो हो गई बात, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखिए, यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब देखो, थोड़ा इनका चेहरा साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन है आपके, तो ये रॉल्स है, ठीक है। इनका पूरा नाम है फ्रैंकीज मैरी रॉल्ट, ठीक है। इन्होंने एक रूल दिया था, इन्होंने एक लॉ दिया था 1886 में, यानी 1886 में, है ना, 1886 में इन्होंने एक लॉ दिया था। और वो जो लॉ था वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड था, ठीक है। इन्होंने एक लॉ दिया था और वो जो लॉ था आपका वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड था। इन्होंने वेपर प्रेशर को काफी क्लोजली स्टडी किया और काफी क्लोजली स्टडी करने के बाद इन्होंने एक लॉ दिया, है ना, जिसको हम लोग रॉल्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रॉल्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए, अब ये लॉ क्या है, पहले लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ पढ़ने से भी पहले थोड़ा समझते हैं और डिटेल से, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये, देखिए, सॉल्यूशन है, और कौन सा सॉल्यूशन है, तो लील है, यानी लिक्विड इन लिक्विड है ना, लिक्विड इन लिक्विड है। और हम लोग मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि भाई दोनों जो है वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, दोनों जो हमारा है वो क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी दोनों जो है आसानी से वेपर में स्केप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग मान के चल रहे हैं और लोग के। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला, मान लीजिए कि पहला कंपोनेंट है जो कि वोल्टाइल है और दूसरा कंपोनेंट है जो कि क्या है, आपका वोल्टाइल है। और लोग के ना, हमारे पास दो कंपोनेंट है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई दोनों कंपोनेंट जो है वो क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा रॉल्स लॉ को यहाँ पे आपको हम लिख ही देते हैं ताकि आपको फील आ जाए, समझ आ जाए। देखिए, रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ बोलता है क्या कि इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में, ठीक है, रॉल्स लॉ बोलता है कि इन अ सॉल्यूशन जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब हर एक कंपोनेंट जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशन है तो आपके दो कंपोनेंट होंगे, और हमने आपको बता रखा है कि भाई हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और बाइनरी में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लील के बारे में, लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका कंपोनेंट वन, दूसरा कंपोनेंट टू।
तो रॉल्ट ने कहा था, ठीक है, रॉल्ट ने कहा था, इनका पूरा नाम यहाँ पे हमने लिखा रखा है, फ्रैंकिस मैरी रॉल्ट, और इन्होंने कब दिया था ये लॉ? 1886 में। और इन्होंने कहा था क्या? इन्होंने लॉ दिया था कि भाई कोई भी सॉल्यूशन में, यानी इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी आपका हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, हम लोग उसको मैथमेटिकली भी समझेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। देखिए हमारे पास क्या है कि एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया, ऑल ओके। अच्छा, उसके बाद देखो, ये जो है आपका, ये जो पहला कंपोनेंट था, है ना, ये जो पहला कंपोनेंट था, इसका वेपर प्रेशर ये हो गया, है ना, P1 नॉट। ये क्या है भैया? P1 नॉट। और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, इसका जो, यानी जो सेकेंड कंपोनेंट था, है ना, इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो मान लेते हैं कि भाई P2 नॉट है। क्या है? देखिए फिर से, P1 नॉट जो है ये क्या है? वेपर प्रेशर है किसका? प्योर कंपोनेंट 1, यानी पहले वाले का वेपर प्रेशर है। ठीक है, और वेपर प्रेशर हमने आपको बता रखा है क्या होता है। तो जब भी आपका क्लोज कंटेनर में जब भी ई और सी बराबर हो, ठीक है, तो वेपर जो है लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, तो एक वोल्टाइल, दोनों वोल्टाइल कंपोनेंट्स है, तो एक कंपोनेंट 1 दूसरा कंपोनेंट 2 हो गया। और पहले कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है ना, पहले कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है आपका? P1 नॉट है, और दूसरे कंपोनेंट का P2 नॉट है। अब हमने क्या कर लिया, दोनों को, यानी ये जो लिक्विड था, यानी ये वाला जो लिक्विड था और ये जो लिक्विड था, दोनों लिक्विड को हमने यहाँ पे मिला दिया, दोनों लिक्विड्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मिला दिया। तो अब क्या बन गया? तो अब आपका सॉल्यूशन बन गया, है कि नहीं? अब क्या बन गया आपका? तो सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब जो है आपका ये सॉल्यूशन बन गया, है ना। अब देखो, अब ये आपको दिख रहा होगा रेड वाला, है ना, ये आपको रेड वाला दिख रहा होगा, और ये कौन सा दिख रहा होगा आपको? ब्लू वाला। तो ये जो आपका है ना, यानी आपका जो ब्लू वाला है, यानी ये जो ब्लू वाला है इसको बोला हमने P1, और जो रेड वाला है इसको हमने क्या बोला? P2 बोला। P1 क्या है आपका? तो P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखो, अब क्योंकि अब दोनों तो मिक्स हो गया ना, अब दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो जो आपका प्रेशर जो था, है ना, अब तो पूरा सॉल्यूशन का हो गया। तो यहाँ जो P1 है आपका, वो क्या है? P1 किसका है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, है कि नहीं। और P2 क्या है आपका? तो पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। और लोग के यहाँ तक अच्छा। तो लॉ क्या कहता है? लॉ जो कहता है आपका कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, यानी ये वाला, यानी P1 P2, यानी कौन सा? P1 P2। देखिए फिर से, ये दोनों कब था? जब फ्री था एकदम, जब प्योर फॉर्म पे था, दोनों अलग अलग था, तब उसका वेपर प्रेशर था। जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, जब दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, यानी जब हमने दोनों लिक्विड्स को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तब भी इसका वेपर प्रेशर तो रहेगा ना, है कि नहीं। लेकिन अब तो वो पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, यानी वो PS हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें आपका इसका भी वेपर प्रेशर होगा और इसका भी वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अब ये जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि मिक्स हो चुके हैं, अब इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, P1 क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P2 क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन। और लोग के ना, अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे, और ये लॉ क्या कहता है कि ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, हमने कंसंट्रेशन टर्म में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म जो है हमने वो डिस्कस किए थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो आप, तो क्या हुआ भैया यहाँ पे कि आपका जो P1 है, अब P1 क्या है देख लो पहले अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये जो P1 है आपका, है ना, वो जो है, ठीक है, इसको आप ए भी मान सकते हो। ठीक है, ए मान लो कि Pa जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यहाँ देखो लिख देते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मान लेते हैं कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, पहले वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो जीटा 1 है, दूसरे वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो जीटा B है ना। पहले वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? जीटा 1 है। दूसरे वाले का जो मोल फ्रैक्शन है वो मान लेते हैं क्या है? जीटा B है। और लोग के ना, अच्छा,
तो रॉल्स ने क्या कहा था, यानी इन्होंने क्या कहा था, रॉल्स ने कहा था कि भाई जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे P1 हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने A लिख दिया था कि समझ आए आपको, ठीक है। इस P1 या PA एक ही चीज है, या इसको आप यहाँ पे लिख दो जीटा 1, ठीक है, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो PA जो है यानी जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के है। सिमिलरली जो आपका PB है, या इसको आप P2 बोलो, ठीक है, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो जीटा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या जीटा 2 के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ए मान लिया इसको, या बी मान लिया, या आप इसको 1 मानो या आप 2 मानो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लॉ था, और ये लॉ किसने दिया, तो ये जो लॉ था आपने रॉल्स लॉ ने दिया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने मान लिया है कि भाई कंपोनेंट 1 में है ना नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N1 है। कंपोनेंट 2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका, N2 है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या भाई कि जो आपका P1 है, P1 यहाँ पे क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर है ना। P1 जो है आपका पार्शियल क्या है, प्रेशर है, ठीक है। इसको आप PA भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए बी या 1 2 एक ही चीज, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। तो देखो P1 क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन, है ना। और ये जो है किसके बराबर है आपका, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नॉट नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि भाई ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे N1 क्या है आपका, तो N1 है भाई नंबर ऑफ मोल्स, है ना। यहाँ पे देख लो N1 यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1। N2 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट क्या चीज, 2, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, P1 जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, N1 अपॉन N1 प्लस N2। P2 जो हो गया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे N1 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स है पहला कंपोनेंट का, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है सेकंड कंपोनेंट का। या इसको आप डायरेक्टली ऐसे बोल दो कि भाई पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के है, ठीक है। यहाँ पे P1 क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर है। P2 भी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर है, लेकिन P1 किसका, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ पहला, यानी पहला कंपोनेंट का, फर्स्ट कंपोनेंट का। P2 यहाँ पे क्या है, तो पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। और PS क्या है, पूरे का, मतलब दोनों का मिला के, ठीक है। P1 P2 को मिला देंगे तो पूरे का इन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। और ये कौन सा लॉ है, तो ये आपका रॉल्स लॉ है। और लोग के ना, ठीक है। अभी देखो, अब यहां से एक पॉइंट और, अभी देखो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे हम लोग जो है एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और हमने कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझाएं, ठीक है। ये देखो, ये जो मोल फ्रैक्शन है, और हमने आपको बता रखा है कि जीटा ए या जीटा 1 यहाँ पे है, प्लस जीटा 2 का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जीटा 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा 2, या हम लोग जीटा 2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जीटा 1। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, और ये हमने आपको बता भी रखा है, ठीक है। कहाँ बता रखा है, तो जो हमने कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस किया था तो उसमें हमने आपको बता रखा था, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो, तो यूजुअली हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं, ठीक है। यूजुअली यही ना होता है कि हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाते हैं, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लोग क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया के, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगा दिया, के, यानी P1 इक्वल टू क्या आ गया, kx1। P1 इक्वल टू क्या आ गया, kx1। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा a है वो कंप्लीटली प्योर है, मान लेते हैं कि जो हमारा a है वो कंप्लीटली क्या है, प्योर है। अच्छा, जब ए हमारा कंप्लीटली प्योर है तो इसका मतलब जो हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, यानी जो जीटा बी हो गया वो टोटली क्या हो गया, जीरो हो गया। जीटा बी क्या हो गया हमारा, टोटली जीरो हो गया। और जब जीटा बी टोटली जीरो हो गया, यानी जीटा ए जो है हमारा वो कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। जो जीटा ए हमारा है वो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। देखो कैसे, अगर ये आपको नहीं समझ आया तो ये स्टेटमेंट देखो आप, ये देखो अभी हमने आपको बताया कि भाई जीटा 1 प्लस जीटा 2 का जो सम होता है, ठीक है, यानी ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूशन का,
ठीक है, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो आपका पहला वाला जो कंपोनेंट है एकदम प्योर है, तो ऑब्वियस है कि भाई दूसरा वाला का मोल फ्रैक्शन 0 और पहले वाला बचेगा, तो पहले वाले का यानी जीटा ए कितना हो जाएगा, जीटा ए ऑब्वियस है कि भाई जीटा ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। जीटा ए कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यानी क्या भाई, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको जो है के की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल गया, के की वैल्यू मिल गई। और के की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, के की वैल्यू हमको मिल गई पी ए नॉट, या पी नॉट 1 लिख दो अब यहाँ पे, पी नॉट 1 मिल गई हमको। ठीक है, क्योंकि हमने 1 2 माना है, आप इसको ए बी भी मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमको के की वैल्यू कितनी मिल गई, P1 नॉट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अल्फा के जगह पे यानी जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, P1 नॉट लगा दिया। यानी क्या बन गया आपका, P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा 1। सिमिलरली P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट इंटू जीटा 2। ठीक है, P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू जीटा 1, या P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू जीटा 2। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आपको हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमको क्या पता है, हमको पता है कि भाई जीटा 1 प्लस जीटा 2 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 1 मिल जाएगा। और ओके ना, यहाँ पे हमने मान लिया कि भाई जो हमारा ए है, ठीक है, हमारा जो ए है वो कंप्लीटली प्योर है। तो ए जब प्योर है ना, तो ऑब्वियस है कि हमारा ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, जीटा, है ना, जीटा 1 इक्वल टू क्या बच गया, 1 बच गया। यानी यहाँ पे जो जीटा 1 है, यहाँ पे इसको 2 मानो, उसको 1 मानो आप, इसको 1 मानो आप। ठीक है, तो जीटा 1 जो है वो क्या हो गया आपका, 1 हो गया, है ना। और जब जीटा 1 1 हो गया, एकदम प्योर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ से कि भाई जीटा 1 कितना आ गया हमारा, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई के की वैल्यू कितनी निकल गई, P1 नॉट निकल गया, है ना। के की जो वैल्यू निकल गई हमारा, कितना निकल गया, P1 नॉट निकल गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको सिंपल समझो आप। ठीक है, अगर मान लो कि आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो कि भाई हमने क्या करा, हमारे पास क्या था कि P1 जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जीटा 1 के, हमने इसको हटाया और हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। इसको आप ऐसे समझ लो, P1 नॉट हमने कांस्टेंट लगा दिया। सिमिलरली P2 इक्वल टू P2 नॉट इंटू जीटा 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखो, अब ये लॉ जो है, ठीक है, एक तो लॉ हमने समझ लिया कि भाई पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल प्रेशर। अब देखिए, आपको जो लॉ था वो लॉ पढ़ाते हैं एक बार फिर से। ये लॉ क्या था, ये जो लॉ था आपका कि भाई यहाँ पे इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसी लॉ को हम लोग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, पढ़ो एक बार। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। यानी ये इसकी बात हो रही है, ये क्या है, P1 नॉट क्या है आपका, तो P1 नॉट क्या है आपका, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, और ये क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपर सॉरी रॉल्स लॉ को हम लोग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी P1 इक्वल टू P1 नॉट जीटा 1, या P2 इक्वल टू P2 नॉट जीटा जीटा सॉरी P2 इक्वल टू P2 नॉट जीटा 2। हम लोग इस प्रकार से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो, अब थोड़ा सा और यहाँ पे ये देखो, अब हमको क्या करना है, ये पीएस निकालना है। पीएस यानी पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, हमको क्या करना, अब हमको पूरे सॉल्यूशन का हमको वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब पूरे सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, है ना, यानी पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वो देखो, अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपका दोनों लिक्विड है ना, जो सॉल्यूशन था आपका उसमें दोनों था। यानी पीएस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, P1 प्लस P2, है कि नहीं। पीएस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2। अच्छा, अब बताती है कि भाई हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये डॉल्टन है ना, ये कौन है भाई, तो आपने पहचाना होगा इनको, इनका नाम है जॉन डॉल्टन। ठीक है, तो इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक बार लॉ पढ़ो अभी। ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर the total pressure will be the sum of partial pressure of each component of a solution। यानी जो टोटल प्रेशर होता है, यानी सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है, वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के, एल्जेब्रिक सम के क्या होता है, बराबर होता है। और लोग के ना, अच्छा तो पीएस तो पीएस है, और P1 को आप लिख सकते हो P1 नॉट इंटू जीटा 1। कैसे, वो हमने समझा दिया आपको। P2 को आप क्या लिख सकते हो, P2 नॉट इंटू जीटा 2 लिख सकते हो।
अच्छा, और ये हमने आपको बता रखा है कि भाई जीटा 1 प्लस जीटा 2 1 होता है। जीटा 1 को आप कैसे लिख सकते हो ये भी हमने आपको बता रखा है। जीटा 2 को आप कैसे लिख सकते हो ये भी हमने आपको बता रखा है। ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। P1 क्या है, आपका पार्शियल प्रेशर है पहले वाले का। P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है दूसरे वाले का। और PS क्या है, पूरे वाले का, पूरा सॉल्यूशन का प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। और PS इक्वल टू क्या निकल गया, P1 प्लस P2 निकल गया। और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ये रिजल्ट आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। चलिए आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो PS इक्वल टू P1 प्लस P2 हमको पता है ना। और ये भी स्टेटमेंट आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जीटा 2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस जीटा 1। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि भाई जीटा 1 प्लस जीटा 2 कितना होता है, 1 होता है, ये हमको पता है। तो जीटा 2 इक्वल टू क्या निकल गया, 1 माइनस जीटा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली ये मिल जाएगा, यानी ये हमारा क्या मिल जाएगा, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। ये जो हमको मिल जाएगा वेपर प्रेशर, लेकिन किसका, तो भैया हमको पूरे सॉल्यूशन का हमको वेपर प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, वोल्टेटी क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, रॉल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। रॉल्स लॉ को हम लोग अलग फॉर्म पे किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां तक जब क्लियर हो गया है, ठीक है, क्या क्या है एक बार भाई। तो हमने क्या करा, P1 हमारे पास था, P2 हमारे पास था, यानी P1 P2 था हमारे पास। हमने क्या निकाला, PS निकाला। PS कैसे निकाला, तो भाई डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, है ना, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमने ये निकाला, है ना। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमने ये निकाला, ठीक है। यानी P इक्वल टू हमने P1 प्लस P2 कर दिया और हमको फाइनल ये मिल गया, है कि नहीं। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। और रॉल्स लॉ उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा भाई रॉल्स लॉ क्या होता है। देखिए ये हो गया रॉल्स लॉ, ये है आपका क्या चाहिए, रॉल्स लॉ, ठीक है। और ये जो हमने यूज करा, ये डॉल्टन्स लॉ के थ्रू हमने यूज करा, ठीक है। और ये आप पूरा बोल सकते हो कि ये जो है कॉम्बिनेशन है दोनों का, रॉल्स लॉ का और डॉल्टन्स लॉ का, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, यानी रॉल्स लॉ के बेसिस पर, रॉल्स लॉ के बेसिस पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, तो सिंपल समझ लो, क्या भैया, तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको बोलेंगे अनआइडियल सॉल्यूशन। एक सिंपल सा क्लिक, खत्म, ठीक है। चलो एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन, क्या है भाई। तो एनी सॉल्यूशन दैट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, एक लाइन में, कि भाई जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो होगा आइडियल। जो फॉलो नहीं करेगा वो अन आइडियल, ठीक है ना। अच्छा, और थोड़ा डिटेल में, ठीक है, ये तो इतना काफी नहीं है ना, और थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाए कि भाई रॉल्स, सॉरी, आइडियल क्या होता है। तो ये फिलहाल आप समझ लो कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, और जो फॉलो नहीं करेगा वो अनआइडियल या नॉन आइडियल, नॉट अनआइडियल, नॉन आइडियल, ठीक है। और ये आपको ध्यान रख लेना है, ये कौन सा है भाई, तो रॉल्स लॉ है ना। ये जो है आपका कौन सा है, रॉल्स लॉ है, ठीक है। और पी कंपोनेंट आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू, ये क्या है आपका, पी नोट क्या है आपका, प्योर वाला जो है ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और जो फॉलो करेगा, जो ओबे करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन, जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये कैसे आया आपको आइडिया लग गया होगा, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। और ये कौन सा है आपका, रॉल्स लॉ है, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखा जाए कि भाई आइडियल क्या होता है ना, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा इसको डिस्कस किया जाए डिटेल में, ठीक है। आई थिंक आज का क्लास काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को यानी आइडियल सॉल्यूशन को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ ये सब देखो, यहाँ पे हमने इसको स्किप कर दिया है कि भाई ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास ऑलरेडी लंबा हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो ये सब जो है विलियम हेनरीज लॉ क्या है, किस प्रकार से क्या क्या रिलेशन है, मैथमेटिकली ग्राफिकली हम लोग कैसे समझेंगे, ये सब जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे,